हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं कसम तेरे प्यार की भाग 6। इससे पहले इस कहानी के 5 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था, राजवीर धीरे से बोलता है कि कोई जुगाड़ लगाकर वो इस शादी को कैंसिल करवा देगा या फिर घर वालों से साफ साफ बोल देगा कि वो कभी भी किसी से भी शादी नहीं कर सकता है। उसने तो सोच लिया था कि वो कुछ ना कुछ करके इस शादी को मना कर लेगा, लेकिन उसके माता पिता तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थे। इसीलिए तो उन लोगों ने सगाई वाले दिन ही बिना राजवीर से पूछे, बिना उसे बताए ही उसकी शादी की तारीख तय कर दी थी, और वो भी सिर्फ 2 महीने के बाद। अब तो राजवीर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। यही सब कुछ सोचते सोचते वो कब अपने ख्याली दुनिया में चला गया उसे पता ही नहीं चला। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। राजवीर अभी अपने अतीत की यादों में डूबा हुआ बैठा था कि तभी प्रिया के बाद उसके लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आई थी, क्योंकि उसके दिमाग में ये डर बैठ गया था कि लड़कियां बहुत ज़्यादा धोखेबाज होती हैं। हर लड़की आखिर में उसे धोखा दे ही देगी और फिर कभी भी वो किसी से भी अब सच्चा प्यार नहीं करेगा। इसीलिए उसने किसी को भी अब अपनी लाइफ में आने नहीं दिया था, और अब साइना के साथ उसकी डायरेक्ट शादी होने वाली बात को वो प्रिया के दिए धोखे से जोड़कर सोच रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं साइना भी प्रिया की तरह ही ना निकले और फिर वो दोबारा से वही सब कुछ नहीं झेल पाएगा। उसने भी अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था। सर, काफी लेट हो गया है, सभी लोग ऑफिस से जा चुके हैं, आपको घर नहीं जाना है क्या आज? राजवीर का असिस्टेंट अमित भी उसके कैबिन का गेट खोलते हुए उससे बोलता है। अमित की आवाज़ सुनकर राजवीर भी अब अपने वर्तमान में लौटा और फिर अमित की तरफ देखकर धीरे से बोलता है कि हाँ, मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ। ओके सर, इतना बोलकर अमित भी चुपचाप से वहां से चला गया। और फिर अमित के जाने के बाद राजवीर ने भी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे, और घड़ी की तरफ देखकर वो खुद से ही बोलता है कि सच में ज़्यादा लेट हो गया है। कॉल नहीं किया क्या किसी ने एक बार भी? इतना बोलकर राजवीर भी अब अपने मोबाइल को ढूंढने लगता है कि आखिरकार इतना ज़्यादा लेट हो गया, मगर फिर भी उसके घर से अभी तक कोई फ़ोन क्यों नहीं आया। फिर जैसे ही उसने अपना मोबाइल देखा, उसने देखा कि आर्यन और उसकी माँ की 5-6 मिस कॉल लगी हुई थी, और राजवीर का फ़ोन एकदम से साइलेंट था, जिस वजह से उसे सुनाई नहीं दिया। ओ माई गॉड, आर्यन की कॉल! मैं तो भूल ही गया था कि वो घर पर ही है। जल्दी निकलना था मुझे, उसके साथ कुछ टाइम भी तो स्पेंड करना था। ओ माय गॉड, भूल कैसे सकता हूँ मैं? इतना बोलकर राजवीर भी अब जल्दी से अपना मोबाइल अपने पॉकेट में डालता है और फिर सारा सामान समेट कर ऑफिस की पार्किंग एरिया की तरफ चला गया, और फिर वहां से अपनी कार लेकर सीधा घर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे अपने भाई आर्यन के साथ टाइम स्पेंड करना था। कार में बैठकर कार स्टार्ट करने से पहले राजवीर ने सोचा कि एक बार कॉल करके घर पर माँ और आर्यन को इन्फॉर्म कर दे कि वो रास्ते में है, बस आ ही रहा है। ये सोचकर उसने भी अपने माँ और आर्यन को बारी बारी करके कॉल किया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी राजवीर का कॉल रिसीव नहीं किया था। राजीव भी एकदम से कुछ सोचता है और फिर से उसने दोबारा से ट्राई भी नहीं किया, ये सोचकर कि वो तो घर जा ही रहा है, शायद वो लोग बिजी होंगे इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहे, मिलकर बता दूंगा। ये सोचकर वो भी अपनी कार को स्टार्ट कर लेता है। ऑफिस से घर आने में राजवीर को भी 11:30 बज गए थे, और जब वो घर पहुंचता है तो सभी लोग सो चुके थे, आर्यन भी। लेकिन राजवीर के आने की आहट सुनकर उसकी माँ जाग गई थी। वो भी शायद अभी हॉल में बैठकर राजवीर के ऑफिस से घर वापस आने का उसका इंतजार कर रही थी, और अभी तक वो अपने कमरे में भी नहीं गई थी, क्योंकि राजवीर अभी तक घर नहीं आया था। राजवीर को देखकर उसकी माँ बोलती है कि बड़ी देर कर दी आज बेटा तूने, खाना तेरे कमरे में भिजवा दूं क्या? आप अभी तक जाग क्यों रही थी माँ? ऑफिस में काम थोड़ा सा ज़्यादा था ना, तो बस थोड़ी सी देर हो गई। राजवीर भी अपनी सफाई देते हुए अपनी माँ से बोलता है, जल्दी घर आने की आदत डाल ले अब तू, क्योंकि अब तेरी शादी होने वाली है, नहीं तो तेरी वजह से तेरी पत्नी को भी ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। राजवीर की माँ ने भी उससे कहा, क्या माँ, आप भी ना हर वक्त शादी की बात ही क्यों करती रहती हो? मैं खाना खा लूँगा, आप जाकर सो जाइए। ओके, इतना बोलकर राजवीर भी सीधा अपने कमरे में आ गया, और डिनर करने के लिए उसका मन बिल्कुल भी नहीं था इस वक्त। फिर भी माँ के कहने पर वो थोड़ा बहुत तो खा ही लेता है, और फिर सीधा बालकनी में आकर खड़ा होकर अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में ही कुछ सोचने लगता है। रात भर टेंशन और पुरानी यादों की वजह से राजवीर को काफ़ी ज़्यादा
देर से नींद आई थी, या ये कह सकते हैं उसे नींद ही नहीं आ रही थी। इसी वजह से अगली सुबह उसकी जल्दी आंख नहीं खुलती है और फिर वो काफ़ी देर तक सोता रहता है। आर्यन तो आज ही वापस जाना था उसे, उसकी दिन की ही तो फ्लाइट थी और कल पूरा दिन वो भी राजवीर से नहीं मिल पाया था। इसीलिए जाने से पहले वो राजवीर से मिलना चाहता था। वो भी सोच रहा था कि वो एक आखिरी टाइम अपने भाई से मिलने जाने से पहले, राजवीर अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया था, तो सबको उस घर में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि आखिरकार राजवीर अभी तक कमरे से क्यों नहीं आया, क्योंकि राजवीर सुबह जल्दी उठ जाता था, वो भी अपने टाइम से ही। आर्यन भी राजवीर के कमरे में पहुंचता है और फिर उसे नींद से जगाते हुए बोलता है कि यार बाद में सो लेना भाई, अभी मुझसे तो मिल लो ना, मेरी फ्लाइट है 2 घंटे में ही और आप अभी तक सो रहे हो, मैं चला जाऊंगा आज। आर्यन की आवाज़ सुनकर राजवीर भी जग गया था और बोलता है कि क्या हुआ, कहाँ जा रहा है तू इतनी सुबह सुबह, क्या ज़रूरत है तुझे जाने की? सुबह कहाँ है भाई, 11 बज रहे हैं और आप इतनी लेट कैसे सोते रह गए? आज तो सच में आपको बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आर्यन भी अब राजवीर का माथा छूते हुए उससे बोलता है, अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। वो तो बस कल रात को लेट सोया था ना, तो फिर आज सुबह आँख नहीं खुली, और कुछ भी नहीं। टाइम हो गया है क्या तेरी फ्लाइट का, बता ना मुझे। राजवीर बोलता है, हाँ हाँ भाई, बस आपसे मिलकर निकलने ही वाला हूँ मैं एयरपोर्ट के लिए। आर्यन ने भी राजवीर की बातों का जवाब दिया, इतनी जल्दी वापस भी जा रहा है तू? अच्छा ठीक है, 10 मिनट रुक, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ एयरपोर्ट, फिर मैं भी वहाँ से ही ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा, बस 10 मिनट दे दे मुझे। राजवीर बोलता है और आर्यन को वेट करने के लिए बोलकर वो सीधा रेडी होने के लिए चला गया था। फिर उसके साथ एयरपोर्ट तक भी आया और आर्यन के चेक इन करने के बाद राजवीर भी वहाँ से अपने ऑफिस के लिए चला गया था। आर्यन भी सीधा अपने काम के लिए निकल गया और राजवीर भी अपने ऑफिस के लिए। साइना के घर में तो शादी की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई थी। उसकी माँ और बहन रोज ही किसी न किसी चीज़ के लिए शॉपिंग के लिए चली जाती थी और किसी न किसी बहाने से तो वो कभी कभी साइना को भी अपने साथ लेकर जाती थी कि साइना भी कुछ अपनी पसंद का अपनी शादी के लिए खरीद ले। साइना का मगर इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो ज़्यादातर बस घर पर ही रहती थी और अपनी माँ और बहन को बोल देती थी कि जो भी लेना है वो अपनी पसंद का ही लेकर आ जाए, उसे कुछ भी नहीं कहेगी वो। इस पर साइना की माँ उससे हमेशा कहती रहती थी कि यार ये क्या बात हुई है साइना, तेरी शादी है तो सब कुछ तो तेरी पसंद का ही होना चाहिए ना, हमारी पसंद का भला क्या ही लेगी तुम? शादी बार बार थोड़ी ना होती है। लेकिन माँ मुझे तो एक बार ही नहीं करनी है, लेकिन आप लोगों को कौन ही समझाए, आपको समझ ही कहाँ आता है। साइना भी धीरे से खुद में ही बदबदाते हुए बोलती है, क्या बोला तूने, बता, मैंने सुना नहीं। साइना की माँ ने भी साइना की तरफ देखते हुए पूछा, कुछ नहीं माँ, आप लोग जाइए ना, अभी मैं बाद में चलूँगी शॉपिंग पर, अभी ना बिल्कुल भी मूड नहीं है जाने का। साइना भी अपनी माँ की तरफ देखकर उदासी मन से बोलती है। कुछ इसी तरह से राजवीर के घर में भी हो रखा था। राजवीर को छोड़कर सभी लोग उसकी शादी की तैयारियों में एकदम से मन से लगे हुए थे। सब लोग कुछ ना कुछ रोज खरीदते थे, सिर्फ राजवीर को ही इन सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि जब उसे इस शादी में ही दिलचस्पी नहीं है तो फिर उससे जुड़ी तैयारियों में क्या ही दिलचस्पी होती। वो तो जैसे ऐसे रहता था कि उसे तो कोई मतलब ही नहीं है, उसे तो पता ही नहीं है कि उसकी ही शादी है। लेकिन उसके माता पिता अपने बड़े बेटे की शादी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश और उत्साहित हैं और फिर उसकी छोटी बहन संजना भी बहुत ज़्यादा खुश है इस शादी से। इन 2 महीने के समय में कई बार राजवीर का मन हुआ था कि वो अपने घर वालों से जाकर सीधे सीधे शादी के लिए इनकार कर दे और कह दे कि वो इस शादी को नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी उन सभी की खुशी को देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी शादी के लिए मना करने की। और धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीत रहे थे और जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आती गई, राजवीर और साइना ने इस शादी को अपनी नियति मानकर कहीं ना कहीं मन ही मन स्वीकार कर लिया था कि शायद अब ये शादी नहीं रुक पाएगी। वो दोनों भी अब एक दूसरे से सगाई वाले दिन ही मिले थे। उसके बाद उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को देखने की हिम्मत नहीं करी थी, ना देखने की, ना जानने की, या फिर ना ही मिलने की कोशिश की थी। दोनों ही एकदम से अनजान थे एक दूसरे से, क्योंकि साइना आज तक अपने पहले प्यार अमन को नहीं भुला पाई थी और ना ही राजवीर अपने पहले प्यार प्रिया से मिले हुए धोखे को भूल पाया था। साइना भी अब अमन की जगह पर अपने दिल में और अपनी जिंदगी में किसी और को देने के लिए सोच भी नहीं
सकती थी। उसने तो अमन के अलावा किसी और लड़के के बारे में सुना तक नहीं था आज तक। तो वहीं राजवीर भी अपनी ज़िंदगी में अपने आने वाली हर लड़की को प्रिया से जोड़कर ही देखता था और उसे लगता था कि जैसे फिर से उसे प्यार में धोखा ही मिलेगा, जैसे कि प्रिया ने उसे दिया था। इसीलिए वो भी किसी को भी मौका नहीं देना चाहता था अपनी ज़िंदगी में आने का। बस यही सारी चीज़ें उन दोनों के दिमाग में चलती रहती थी। साइना और राजवीर दोनों ही के लिए ये शादी में सिर्फ एक दिखावा और समझौते का रिश्ता था। बाकी उन दोनों की मर्जी इस शादी से बिल्कुल भी नहीं थी, जिसमें वो दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों की खुशी के लिए ही ये बंधन में बांधे जा रहे थे। इसी तरह से परिवार वालों की तैयारियां और दूल्हा दुल्हन के मन की कशमकश के बीच शादी की तारीख भी अब नज़दीक आ गई थी। हल्दी, मेहंदी और संगीत की सभी रस्में ठीक तरह से दोनों ही घरों में निपट गई थी और आखिरकार अब शादी का दिन आ ही गया था और आज साइना और राजवीर की शादी होने वाली थी। दोनों ही घर पूरी तरह से मेहमानों से भरे हुए थे और बहुत ही अच्छे से सजे हुए थे। साइना के घर वालों को तो बारात आने से पहले ही मैरिज हॉल पहुंचना था और बारातियों के स्वागत की तैयारी भी तो करनी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी तरफ से किसी भी चीज़ की कोई कमी रह जाए। साइना भी कमरे में दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर बैठी हुई थी। उसके हाथों में राजवीर के नाम की मेहंदी लगी हुई थी। पूरी तरह से साज श्रृंगार में रंगी हुई साइना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, एकदम से दुल्हन की तरह। कमी थी तो सिर्फ उसके चेहरे की मुस्कुराहट, जो कि अभी उसके चेहरे पर ना के बराबर भी नहीं थी। श्रेया और राहिमा के साथ साथ ही साइना के परिवार की और कुछ लड़कियां भी वहां पर आसपास उसे घेर कर खड़ी हुई थी। कुछ विवाहित थी तो कुछ कुंवारी भी थी। सभी लोग साइना से मजाक कर रही थी। सभी साइना से अलग अलग तरह की बातें कर रही थी। कोई उसके होने वाले पति का नाम लेकर उसे चिढ़ा रही थी तो कोई उसके ससुराल वाले के अमीर होने की तारीफ कर रही थी। कुछ ना कुछ बातें सभी लड़कियां वहां पर साइना से कर रही थी। साइना को अब उन सब की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उस वक्त वो किसी से भी कुछ भी नहीं बोल सकती थी और उसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने की एक्टिंग भी जानबूझ के करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग अंदर ही अंदर और ज़्यादा खराब हो रहा था। श्रेया और राहिमा उसकी हालत को अंदर ही अंदर समझ भी रही थी, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी और आखिरकार उन सब लड़कियों को वहाँ से जाने को तो वो बोल भी नहीं सकती थी ना। तभी अचानक से आतिशबाजी और बैंड बाजों की आवाज़ वहां पर जोर जोर से आने लगती है और एक छोटे बच्चे ने दुल्हन के कमरे में आकर चिल्लाते हुए बताया कि बारात आ गई, बारात आ गई है, देखो चलकर सब लोग, बारात आ गई है। तो सभी लड़कियां जो कि साइना को अभी दुल्हन के कमरे में अकेला छोड़कर जल्दी से वहां से जाने लगती हैं, तो सिर्फ साइना के पास इस वक्त श्रेया रुक गई थी। सभी लड़कियां वहां से जाते जाते रुक गई थी। दरवाजे के पास बारात बहुत ही ज्यादा धूमधाम से और शानो शौकत से मैरिज हॉल के गेट पर आकर रुक गई थी। आखिरकार शेखावत परिवार के बड़े बेटे राजवीर शेखावत की बारात थी, इसीलिए बहुत ही प्यारी और धूमधाम से आई थी। साइना के परिवार वालों ने बारात का स्वागत सत्कार बहुत ही अच्छी तरह से किया था। इन सब बातों से अनजान साइना को लगा था कि सभी लड़कियां उसके कमरे से चली गई हैं, तो उसने भी अपने पर्स से वही डायरी निकाली और फिर अपने आंखों में आंसू भरकर धीमी आवाज़ में कुछ धीरे धीरे से बोलने लगती है। साइना को नहीं पता था कि श्रेया अभी भी उसके कमरे के दरवाजे के पास में ही खड़ी हुई है। श्रेया को सही से सुनाई नहीं दिया कि साइना क्या बोल रही है, इसीलिए वो भी उसके नज़दीक चली गई और फिर वो डायरी उसके हाथ से छीनते हुए बोलती है कि बस कर यार, प्लीज़ बस करना साइना, कितना ज़्यादा सोचेगी तू, अब तो आंसू बहाना बंद कर देना। आज तेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है, कम से कम आज तो अपने अतीत को यहीं पर पीछा छोड़ दे, यहीं पर अपने अतीत के पीछे को छोड़कर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर। नहीं छोड़ सकती मैं। ये बोलते हुए साइना ने भी श्रेया के हाथ से वो डायरी वापस से ले ली और बोली, कोई नई ज़िंदगी नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो कभी ख़त्म हो गई थी। तू तो सब जानती है ना श्रेया, तू क्यों ऐसे बोलती रहती है। जानती हूँ, इसीलिए तो तुझे समझा रही हूँ ना, जो अब नहीं है उसे पकड़ कर बैठने से सिर्फ दर्द और तकलीफ भरी यादें ही मिलेंगी और कुछ भी नहीं। क्यों तू अपने अतीत को आज भी लेकर बैठी है। श्रेया भी उसे समझाते हुए बोलती है, इन्हीं यादों के सहारे ही तो मैं जिंदा हूँ ना, नहीं तो मैं तो कब का अपने आप को अपने अमन की तरह ही। साइना बोल रही थी कि तभी
श्रेया भी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए एकदम से बोल पड़ती है कि चुप चुप कर तू एकदम से। अपनी शादी वाले दिन भी ऐसी अशुभ बातें कोई करता है क्या? पागल कहीं की, एकदम से पागल है क्या तू? इतना बोलकर श्रेया ने भी साइना को अपने गले लगा लिया और फिर उसके आंसुओं को पोंछने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रेया भी उसके दर्द को समझ रही थी। कि तभी राहिमा भी कमरे में आ गई और बोली कि अभी अभी विदाई नहीं हो रही है दीदी, अभी से ही रो रही हो आप दोनों ऐसे गले मिलकर कि अभी से ही लग रहा विदाई कर दोगी। राहिमा की बात सुनकर तो वो दोनों भी धीरे से हंसने लगी और फिर श्रेया बोलती है कि क्या हुआ है राहिमा, तू किसी काम से आई थी क्या? हाँ हाँ श्रेया, काम से ही भेजा है मम्मा ने मुझे, लेकिन आप दोनों का इस तरह से भरत मिलाप देखकर तो मैं तो बताना ही भूल गई कि साइना को नीचे वरमाला की रस्म के लिए बुलाया जा रहा है। चलो लेकर चलते हैं दीदी को। राहिमा भी अब साइना की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ ठीक है चलो। इतना बोलकर श्रेया ने भी साइना का मेकअप और घूंघट ठीक किया और फिर दोनों ही साइना को स्टेज तक लेकर आ गई थी और फिर वहां पर जयमाल मतलब वरमाला की रस्म होने लगती है। साइना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और राजवीर भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उन दोनों की जोड़ी आज भी देखते ही बन रही थी। वरमाला की रस्म के बाद दुल्हन को फिर से उसके कमरे में भेज दिया गया था। साइना के साथ कमरे में इस वक्त उसकी बुआ और उसकी मम्मी थी, क्योंकि रिवाज के अनुसार वरमाला के बाद से लेकर फेरे और विदाई तक होने वाली दुल्हन को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। श्रेया और राहिमा दोनों ही अभी काम में लगी हुई थी, इसीलिए साथ में उसके नहीं बैठ पा रही थी। वो दोनों ही अब वरमाला के बाद राजवीर को अपने भाई आर्यन के साथ एक तरफ जाकर खड़ा हो गया था। भैया, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि शादी के फंक्शन में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। मतलब यार, जरा सा टाइम होता है और फिर उसको इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया जाता है। वरमाला के बाद तुरंत ही फेरे नहीं करवा सकते हैं क्या? आपके और भाभी के फटाफट से निपट जाती ना ये शादी। देखो ना, अब भेज दिया ना भाभी को अंदर। आर्यन भी अपने भाई राजवीर से बोलता है, मेरी शादी है तो फिर तुझे क्यों इतनी ज़्यादा जल्दी पड़ी है? ये तेरा लंदन नहीं है, इंडिया है इंडिया। यहाँ पर हर काम रस्मों और रिवाजों के अनुसार ही होता है, समझा तू? राजवीर भी आर्यन से बोलता है, हाँ मुझे पता है इंडिया है ये, लेकिन जल्दी तो आपको भी होगी ना वरमाला के बाद। आर्यन भी उसे छेड़ते हुए मुस्कुराकर बोलता है, नहीं मुझे क्यों जल्दी होगी भला, मुझे कौन सी जल्दी है, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है। राजवीर बोलता है, मेरा बस तो चले ना, मैं तो अभी अभी यहाँ से भाग जाऊँ और ये शादी ही ना करूं। और फिर इतना बोलकर राजवीर भी अपने मन ही मन सोचने लगता है। क्या सोचने लगे भाई आप भी ना, मेरा तो कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मेरा मतलब था कि भाभी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना, और फिर वरमाला के टाइम भाभी को देखने के बाद तो आपका भी मन कर रहा होगा ना कि बस अब जल्दी से ये शादी हो जाए और आप भाभी को लेकर घर पहुँच जाओ। आर्यन भी हंसते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तू ना कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, और हाँ ज़्यादा टांग ना खींच तू मेरी, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, समझा ना? राजवीर भी आर्यन को थोड़ा सा डांटते हुए बोलता है और फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि वैसे कुछ भी कहो लड़की सुंदर तो है। ओके ठीक है भाई, जोक्स असाइड, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सच में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है इंडियन शादियों में? मतलब इतना टाइम कौन लगाता है भला? आर्यन बोलता है कि तू ना एक काम कर, यही सवाल जाकर मॉम से पूछ ले, वो जवाब दे देंगी तुझे ठीक से। ओके। राजवीर भी आर्यन से बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आपको कंपनी देता हूँ ना। आर्यन भी अब एकदम से मुस्कुराते हुए बोलता है। तो वहीं दूसरी तरफ साइना का भी मन कर रहा था कि वो ये शादी ना करे, चुपके से कहीं भाग जाए वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर, या फिर ज़ोर से चिल्लाकर मना कर दे इस शादी के लिए। लेकिन अपनी सच्चाई वो जानती थी कि वो दोनों में से कुछ भी इस वक्त नहीं कर सकती थी। ना तो वो किसी को अपनी सच्चाई बता सकती थी और ना ही शादी के लिए मना कर सकती थी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। जो कुछ भी आज हो रहा था उसे अपनाने और राजवीर से शादी करने के अलावा साइना के पास अब कोई भी दूसरा विकल्प नहीं था। दुल्हन के जोड़े में शीशे के सामने सजी धजी सी बैठी साइना अपने मन ही मन सोच रही थी कि उसे तो पता था कि आज उसकी शादी होने वाली है, वो भी राजवीर के साथ, और इतने दिनों से तैयारियां भी चल रही थी उसके आंखों के सामने। उसने खुद ही तो अपने परिवार वालों की खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ की थी, अपनी मर्जी से ही तो वो ये शादी कर रही थी। तो फिर आज उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे वो अपने उन्हीं परिवार वालों के साथ धोखा कर रही है, उन्हें धोखा दे रही है, और अपने इस शादी के पवित्र रिश्ते के साथ भी
धोखा कर रही है और अपने होने वाले पति के साथ भी धोखा दे रही है, क्योंकि ये रिश्ता नहीं सिर्फ एक समझौता होगा जिसे वो पूरे मन से कभी भी अपना नहीं पाएगी, क्योंकि उसके दिल में तो आज भी कोई और ही बसा है जिसे वो शायद कभी भी नहीं भुला पाएगी। साइना अभी ये सब को सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ और श्रेया उसे फेरों के लिए लेकर जाने के लिए आती हैं। साइना की माँ और उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया उसे फेरों के लिए लेकर जाने के लिए कमरे में आती हैं और साथ ही में उसे लेकर जाने से पहले श्रेया भी साइना का घूंघट ठीक करने लगती है कि तभी उसकी नज़र साइना के चेहरे पर पड़ती है, जिस पर इस वक्त पूरी तरह से 12 बजे हुए थे। साइना का चेहरा देखकर तो श्रेया भी समझ गई थी कि शायद अभी कुछ देर पहले साइना बहुत ज़्यादा रो रही हो और किसी के बारे में सोच रही हो। अब वो भी उदास इतने मन से थी। रोने की वजह से साइना का थोड़ा सा मेकअप भी खराब हो गया था और इसीलिए श्रेया भी मेकअप को ठीक करने के बहाने से साइना के पास में ही रुक गई थी और उसकी माँ से बोलती है कि आंटी आप चलिए, मैं उसका मेकअप ठीक करके उसे अभी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, घूंघट भी ठीक कर देना तुम, मैं चलती हूँ। और हाँ, आप सब भी जल्दी से चलिए फेरों के लिए। इतना बोलकर साइना की माँ साइना के पास आती हैं और फिर कमरे के सभी औरतों को अपने साथ लेकर वहां से बाहर की तरफ चली गई थी। उन सभी औरतों को वहां से चले जाने के बाद श्रेया ने भी कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर अब कमरे में सिर्फ और सिर्फ साइना और उसकी फ्रेंड श्रेया थी। श्रेया भी साइना के ऊपर लगभग एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या है यार, तुझे प्रॉब्लम क्या है तेरी? ऐसे सड़ी हुई सी शक्ल क्यों बना रखी है तूने? पागल हो गई है क्या? मैं तो परेशान हो गई हूँ तुझसे। समझा कर तुझे, शादी एक बार होती है, थोड़ा सा तो एंजॉय कर ले अपनी शादी में। अपने पास्ट को भूलकर प्लीज़। अमन सिर्फ मेरा पास्ट नहीं था, मेरा पहला और आखिरी प्यार भी था। तू ये बात क्यों नहीं समझती है? ये सब शादी सपने हम साथ में देख रहे थे और आज जब मेरी शादी किसी और से हो रही है तो फिर क्या इस मौके पर मैं अमन को याद भी ना करूं? मुझे कैसे याद नहीं रहेगा ये सारी बातें? ये बोलते बोलते फिर से साइना इन आंखों में एकदम से आंसू लेकर बहाने लगी थी। मैं समझ सकती हूँ यार, याद कर, तुझे याद करने से किसने मना किया है, लेकिन जो अब इस दुनिया में है ही नहीं तो उसकी यादों का इतना ज़्यादा इफेक्ट तो अपने वर्तमान और अपने फ्यूचर पर ना पड़ने दे। तू क्यों अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही हो? पुरानी यादों में रहकर अपने आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद कर लेगी क्या तू? श्रेया ने फिर से साइना को समझाते हुए एक बार फिर से कहा, कर तो रही हूँ ना ये शादी, लेकिन मैं पहले भी किसी और की हो चुकी हूँ। मैं अमन की जगह मेरी लाइफ में किसी को भी नहीं दे पाऊंगी, कोई नहीं ले पाएगा मेरी अमन की जगह। साइना भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है, हाँ तो ठीक है ना, कौन कह रहा है उसकी जगह किसी को देने के लिए? पहला प्यार वैसे भी हमेशा सबसे ज़्यादा खास होता है और हमेशा पहला ही रहता है। और अब जिसको भी तेरी ज़िंदगी में आना होगा ना, वो तेरे दिल में अपने लिए जगह खुद ही बना लेगा। देख लेना तू, समझी ना? श्रेया उसे समझा कर बोलती है, प्लीज़ श्रेया, अपने ख्वाबों की दुनिया में से बाहर आ जा तू, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, समझी ना? रहने दे तू। साइना भी बोलती है, अच्छा ठीक है, अब चुपचाप से बैठकर मेकअप ठीक करने दे मुझे, फेरों के लिए नीचे भी जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। श्रेया भी साइना से बोलती है, चाहूँ ना चाहूँ अब तो ऐसा फंस चुकी हूँ ना, मैं जाना ही पड़ेगा, फेरे भी करने ही है मुझे, एक अनजान शख्स से शादी भी करनी है। साइना भी बहुत ही धीरे से खुद से बोलती है, लेकिन फिर भी श्रेया ने उसकी बातों को सुन लिया था। वो बोलती है कि तुम एक बार मिलने के लिए हाँ कर देती ना तो फिर अनजान ना रहती तुम अपने होने वाले पति से आज शादी वाले दिन तक, समझी ना? अरे क्या होना था मिलकर भी, क्या बदल जाना था? कोई भी आदमी हो, मुझे तो किसी से भी शादी नहीं करनी थी ना अमन के बाद, तो फिर मिलना और ना मिलने का एक ही मतलब होता है। साइना फिर से बोलते हुए भावुक हो गई थी। बस करो यार, अब तुम जितना वो सब कुछ सोचोगी ना उतना ही तुम्हें तकलीफ होगी। चलो अब नीचे चलते हैं, नहीं तो कोई ना कोई बुलाने के लिए आ जाएगा और फिर तुझे तो नहीं, मुझे जरूर डांट पड़ जाएगी। ये कहते हुए श्रेया ने भी घूंघट से साइना का चेहरा अच्छे से ढक दिया और फिर उसे अपने साथ कमरे से बाहर लेकर जाने लगी। साइना और श्रेया दोनों ही सीढ़ियों पर ही थी कि तभी रास्ते में उन्हें राहिमा मिल जाती है और फिर श्रेया और राहिमा दोनों ही साइना को अच्छे से पकड़कर मंडप तक लेकर आ जाती हैं। वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए राजवीर के बगल में साइना को बैठा दिया जाता है। साइना और राजवीर दोनों ही अब एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। दोनों ही एक दूसरे का चेहरा
नहीं देख रहे थे और ना ही अभी तक दोनों में से किसी ने एक दूसरे का चेहरा देखा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं दोनों में मानसिक तौर पर इस शादी को स्वीकार कर लिया था कि अब वो इस शादी से मना नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से अब ये शादी वो मान चुके थे, लेकिन दिखावे की शादी और समझौते के रिश्ते के रूप में ही उन्होंने इस शादी को माना था। तभी पंडित जी दोनों को फेरे के लिए खड़ा होने के लिए बोलते हैं और फिर एक एक करके अग्नि के चारों तरफ से घूमते हुए 7 फेरों के 7 वचन उन दोनों को दिलवाने लगते हैं। लेकिन दोनों के मन में तो अभी दोनों के विचार एकदम से अलग अलग चल रहे थे। उनके विचारों से एकदम से अलग ही बातें चल रही थी। जैसे कि साइना अपने मन में सोच रही थी कि शादी के बाद वो एक बहू और पत्नी की सभी जिम्मेदारियां निभाएगी। ससुराल में सभी को अपने माता पिता और भाई बहनों के बराबर ही इज्जत, प्यार और मान सम्मान देगी। सभी रिश्तों को ईमानदारी से निभाएगी, केवल राजवीर के साथ पति पत्नी वाले रिश्ते को छोड़कर। और साथ ही साथ राजवीर को आज रात ही अपने अतीत का सारा सच बता देगी कि वो पहले से ही किसी और से प्यार करती है और उसके दिल में आज भी वही शख्स है। उससे कुछ भी नहीं छुपाएगी वो चाहे जिस तरह का भी रिएक्ट करे। लेकिन साइना उसके सामने आज रात को ही सब कुछ साफ साफ अपने अतीत के बारे में बता देगी। राजवीर के मन में भी ऐसी ही बातें चल रही थी कि जो कि वो अभी इतने दिनों से सोच रहा था कि वो अब दोबारा से किसी से भी प्यार नहीं कर पाएगा, कभी भी किसी भी लड़की को अपनी लाइफ में नहीं लाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि प्यार में उसे धोखा ही मिलेगा। उसकी खुद की इस शादी से कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने भी मन ही मन ये सोचा था कि वो अपने होने वाली पत्नी को प्यार के अलावा सारे अधिकार देगा। भले ही ये शादी हो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही कर रहा हो, उनकी खुशी के लिए ही कर रहा था, लेकिन फिर भी एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर इतनी उम्मीदों के साथ हजारों सपने सजाकर उसके साथ शादी करके उसके घर में आएगी, तो फिर वो भी अपने बुरे अतीत के अनुभव के आधार पर उस लड़की के साथ तो अन्याय बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। पंडित जी के मंत्र और 7 फेरों के 7 वचन तो उन दोनों ने ही सुने नहीं थे, क्योंकि वो दोनों ही अब अपनी अपनी सोच और अपने विचार और ख्यालों में पूरी तरह से खोए थे। तभी पंडित जी ने कहा कि फेरे पूर्ण हो गए हैं, अब आप दोनों ही बैठ सकते हैं और अब मांग में सिंदूर भरने की और मंगलसूत्र पहनाने की रस्म होगी। उसके बाद राजवीर ने भी साइना के गले में मंगलसूत्र पहनाया और फिर उसकी मांग में सिंदूर भरा। इतना होते ही पंडित जी बोलते हैं कि अब से आप दोनों ही पति पत्नी हैं, ये शादी संपन्न हुई। अब वर वधु बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। शादी पूरी होते ही साइना और राजवीर दोनों के ही माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। साइना और राजवीर भी साथ में सभी का बड़ों का आशीर्वाद लेने लगते हैं। सभी लोग उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ और सदा खुश रहने का आशीर्वाद देने लगते हैं। उसके बाद साइना और राजवीर दोनों को ही एक साथ ही स्टेज पर बैठा दिया गया था और फिर दोनों को पूरी फैमिली आकर आशीर्वाद देती है और सभी रिश्तेदार उनके साथ फोटो खिंचाने लगते हैं। आर्यन भी राजवीर के साथ बैठकर फोटो खिंचवाने वाला ही था कि तभी राहिमा भी आकर राजवीर के साइड में बैठ गई थी और आर्यन से बोलती है कि सॉरी, अभी यहाँ पर जगह नहीं है, आप ना बाद में आकर बैठ जाना। अभी मैं अपने जीजू के साथ बैठकर फोटो को खिंचवा रही हूँ ना, तो फिर आप बाद में आइएगा। राहिमा की ये बात सुनकर तो आर्यन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वो भी एकदम से चिड़चिड़ा गया था। वो भी गुस्से में बोलता है कि आपके जीजू होंगे बाद में, पहले वो मेरे भैया हैं और मुझे भी फ़ोटो खिंचवाना है अपने भैया और भाभी के साथ, समझी ना। हाँ तो बाद में खिंचवा लेना आप, अभी आगे से हटो, पहले मुझे खिंचवाने दो। राहिमा भी एटीट्यूड से बोलती है, अरे यार ये क्या बात हुई है भैया। आर्यन भी राजवीर से शिकायती लहजे में बोलता है, थोड़ी देर रुक जाना आर्यन, तू प्लीज़ पहले राहिमा को फ़ोटो खिंचवा लेने दे। राजवीर ने कहा, भैया आप भी ना इसकी ही साइड ले रहे हो, मैं नहीं बात कर रहा हूँ अब आपसे, मैं तो अपनी भाभी के साथ फ़ोटो क्लिक करूँगा, आपके साथ मुझे क्लिक ही नहीं करनी है अब। इतना बोलकर आर्यन भी साइना के साइड में ही आकर बैठ गया और फिर राजवीर और साइना भी आर्यन और राहिमा की इस नोक झोंक को देखकर धीरे धीरे हंसने लगे थे। पूरी शादी के दौरान 2 या 3 बार भी राजवीर और साइना की नज़रें एक दूसरे से मिली थी, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से नज़रें मिलती पाकर काफ़ी ज़्यादा असहज हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो एक दूसरे को देखकर। वो भी इधर उधर देखने लगे थे और ऐसे ही शायद इसीलिए था क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भी अनजान थे। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे और एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अजनबी थे। शादी की सभी रस्में अच्छी तरह से पूरी हो गई थी और फिर बारी आ गई थी अब विदाई की। राजवीर की माँ ने भी साइना की माँ से बोला,
अब विदाई की तैयारी कर दीजिए आप, काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है, हमें अपने घर जाकर भी तो कई सारी रस्में करनी है ना। हाँ हाँ, बस कुछ देर में ही विदाई हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। और प्लीज़ आप लोग मेरी साइना का ध्यान रखिएगा। साइना की माँ ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, साइना को हम अपनी बहू नहीं अपनी बेटी की तरह रखेंगे। राजवीर की माँ प्यार से बोलती हैं साइना की माँ का हाथ पकड़ते हुए। आपने इतना बोल दिया है तो एक माँ के दिल को भी तसल्ली हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं विदाई की तैयारी देखकर आती हूँ, आप बस यहाँ पर रुकिए 2 मिनट। इतना बोलकर साइना की माँ भी अब अपनी ननद और अपने पति के पास आ गई और बोली कि साइना के ससुराल वाले विदाई के लिए बोल रहे हैं, चलिए ना दीदी विदाई की तैयारी करते हैं। और फिर वो लोग भी साइना की विदाई करवाने लगते हैं। विदाई के वक्त दुल्हन का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। विदाई के वक्त वो बारी बारी सभी से गले लगकर रो रही थी, लेकिन अपने भाई बहन और माता पिता के गले लगकर वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे साइना का आज सब कुछ छूट रहा हो। उसके लिए अपना मायका छोड़कर यूं ससुराल में अजनबियों के बीच में जाना और फिर हमेशा के लिए उस घर को अपना घर समझना एक लड़की के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अपना घर छोड़कर जाने की ख्याल की वजह से ही साइना को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसे अब सबसे ज़्यादा रोना आ रहा था कि आज से उसका मायका पराया हो जाएगा। सभी रिश्तेदार उसे समझा बुझा कर चुप करा रहे थे, लेकिन साइना की आंखों के आंसू तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर वो भी अपनी सहेली श्रेया के गले लगकर मिलती है और उसका तो बुरा हाल हो गया था रो रो कर। श्रेया भी अपनी सहेली के गले लगकर रोने लगती है और आरव के साथ उसे कार तक छोड़ने भी आ जाती है। कार में बैठाने से पहले श्रेया ने साइना के कान में उसे समझाते हुए कहा कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो यार, लाइफ ने तुझे दूसरा मौका दिया है। तेरे पति और ससुराल वाले सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग भी हैं। सबको पूरे दिल से अपनाना और कभी भी अपने पास्ट को लेकर अपना फ्यूचर मत खराब करना। बस करो साइना बेटा, हम भी तो तुम्हारे माता पिता की तरह ही है ना। साइना की सास उसे चुप करवाते हुए बहुत ही प्यार से बोलती हैं, अब बस करना यार, सारा मेकअप खराब हो जाएगा तेरा। श्रेया भी बात को बदलते हुए और उसे हंसाते हुए बोलती है, लेकिन साइना पर उन सभी बातों का और समझाने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो रोते रोते उसकी सिसकियां भी अब बंद नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों के आंसू अभी भी निकले जा रहे थे। सभी ने समझाकर उसे कार में बैठा दिया था, क्योंकि विदाई के वक्त दुल्हन की हालत हर कोई समझ सकता है। अपना घर और अपनों को पीछे छोड़कर पराए घर पे पराए लोगों के बीच में जाकर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। साइना की सास और नंद संजना बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। साइना को रोते वक्त देखकर संजना बहुत ही प्यार से उसे समझाते हुए बोलती है कि माँ, मैं तो भाभी के साथ में ही बैठूंगी कार में, घर तक कंपनी दूंगी मैं उन्हें, ताकि वो ज़्यादा रोए नहीं। और फिर साइना की तरफ देखकर उससे पूछने लगती हैं कि क्यों भाभी, ठीक है ना। साइना ने भी आंखों में अपने आंसू भरे चेहरे के साथ धीरे से सर हाँ में हिलाकर हाँ कर दिया और फिर कुछ भी नहीं बोलती है। अच्छा ठीक है, तू ना बैठ जा अपनी भाभी के साथ में ही। संजना की माँ भी मुस्कुराते हुए उसे बोलती हैं और फिर वीना जी भी साइना को रोते हुए देखकर उसे समझाते हुए बोलती हैं कि तुम ठीक तो हो ना साइना बेटा, चुप हो जाओ ना, अब मत रो, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भैया अगर मैं बैठ जाऊँगी भाभी के साथ। संजना भी राजवीर को चिढ़ाते हुए बोलती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भला, मैं आगे बैठ जाऊँगा। राजवीर भी बोलता है ओके फिर ठीक है। संजना भी मुस्कुराते हुए बोली और फिर साइना की विदाई हो गई थी और उसकी सास दूसरी कार में बैठ गई थी और वो भी इस कार में अपने पति और अपनी ननद संजना के साथ बैठकर गेस्ट हाउस से सीधा शेखावत मेंशन आ गई थी। शेखावत मेंशन पहुंचने में उन लोगों को लगभग 1 घंटा का समय लगा था, क्योंकि गेस्ट हाउस साइना के घर के करीब में था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम उन लोगों को लग गया था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या साइना शुरुआत कर पाएगी अपनी नई जिंदगी की, या फिर वो अपने पास्ट को बताएगी राजवीर को और यहीं से होगा एक नया मोड़ स्टार्ट। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।